इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 का थर्ड पार्ट ऑफ साइंस टू 10th स्टैंडर्ड। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हुआ था हमारा पेज नंबर 17 तक हुआ था। अभी पेज नंबर 18 पर देखते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव इट्स नेम्स इन द फिगर। अभी इस क्रोमोसोम का शेप पूछा है और इसके नाम यहाँ पर लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए हाँ मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, ये है पी आर्म, PARM, पी आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये है सेंट्रोमियर, ये है क्यू आर्म, और ये है DNA जो अनवाइंड होते जा रहा है, ये है DNA। ठीक है, ये जो है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये पी आर्म, ये क्यू आर्म। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A pair of each type of chromosome is present in 2n condition, whereas single chromosome of each type is present in n condition, and their structure is like one shown in the figure given beside. ये अभी माइटोसिस की प्रोसीजर देखने से पहले हम पेज नंबर 20 पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देते हैं, क्योंकि ये आपको पहले पता हो तो आपको जो कंसेप्ट है माइटोसिस मियोसिस की वो ठीक से क्लियर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स पहले मैं दे देता हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड और 2n सेल। देखिए डिप्लॉयड सेल मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स 2n पेयर्स में होते हैं। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन मेल गैमेट और ह्यूमन फीमेल गैमेट में ईच 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और बाद में वो यूनाइट होने के बाद 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्रोमोसोम्स डबल होते हैं उसे डिप्लॉयड सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन सेल के लिए जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिप्लॉयड सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड सेल और एन सेल। तो जिस सेल में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, गैमेट्स में फॉर एग्जांपल मेल गैमेट हो जिसे स्पर्म बोलते हैं या फिर फीमेल गैमेट हो जिसे एग बोलते हैं, तो जिस सेल्स में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उन्हें कहते हैं हैप्लॉइड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब देखिए अभी हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो बॉडी का हिस्सा होते हैं, सोमैटिक सेल्स या स्टेम सेल्स, वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है, और जिनका यूनियन होता है गैमेट्स वो हैप्लॉइड होते हैं। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, एक के साथ दूसरी पेयर। ठीक है, तो उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक जैसा दूसरा होता है पेयर में, उन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, उनका शेप सेम होता है, उनका टाइप सेम होता है और उनके ऊपर जीन्स भी सेम होते हैं नियरली, तो उन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मदर की गैमेट से आता है, फीमेल गैमेट से, और एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो मेल गैमेट से आता है, फीमेल गैमेट से एक और मेल गैमेट से एक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द गैमेट्स आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, व्हाई। देखिए
गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अभी अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। गैमेट्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स में नहीं होते, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। और वो दूसरे गैमेट को यूनाइट होने के बाद, मतलब मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट को यूनाइट होने के बाद वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं, पेयर्स हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो गैमेट्स में जो है वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, और वो क्यों हैप्लॉइड होते हैं? क्योंकि वो मियोसिस प्रोसेस से बने हुए होते हैं। देखिए, मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं। मियोसिस मतलब जिनमें मियोसिस प्रोसेस से सेल डिवीजन होने के बाद जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड की हैप्लॉइड होती है, और माइटोसिस से सेल डिवीजन होने के बाद डिप्लॉयड की डिप्लॉयड ही रहती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड? तो इसका आंसर मैंने अभी अभी दिया, हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है मियोसिस प्रोसेस, हम अभी पढ़ेंगे। सिक्स्थ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स? देखिए, हमने देखा कि हैप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो n होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स में 2n होते हैं। तो हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो गैमेट्स की होती है, गैमेट्स का यूनियन होने के बाद 2n जो होता है एम्ब्रियो जाइगोट बनता है। तो अगर हैप्लॉइड सेल्स नहीं होती और हर बार 2n सेल्स का ही यूनियन होकर नए एम्ब्रियो बनता, तो हर बार 2n का 4n हो जाता, 4n का 8n हो जाता। तो इससे मतलब ह्यूमन का ही अगर देखें तो 46 के डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स नेक्स्ट बच्चे में, नेक्स्ट पीढ़ी के बच्चे में उससे डबल हो जाते, तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाते। क्रोमोसोम नंबर एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, 46 का डबल 92 होगा तो वो नहीं चलेगा। एक स्पीसीज में एक ही क्रोमोसोम का नंबर होता है सेल में, तो वो क्रोमोसोम का नंबर सेम रखने के लिए हैप्लॉइड सेल्स मदद करती है, क्योंकि उनका यूनियन होने के बाद नई पीढ़ी बनती है। ठीक है, तो चलिए अभी पीछे चलते हैं। माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। देखिए, सोमैटिक सेल्स का मतलब मैंने बताया, किनेसोमैटिक सेल्स कहते हैं जो बॉडी का हिस्सा होते हैं, बॉडी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल्स। और स्टेम सेल्स मतलब एम्ब्रियो में होते हैं, मतलब जो पहले तो एक ही तरह की सेल्स होती है लेकिन बाद में वो डिफरेंशिएट होकर अलग अलग ऑर्गन्स बनाती है। मतलब एक ही तरह की सेल्स होते हैं पहले, लेकिन बाद में वो उनमें फर्क आ जाता है और कुछ सेल्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं, इंटेस्टाइन बनाते हैं वगैरह। कुछ सेल्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं वगैरह, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू two main steps. Those two steps are karyokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, cytoplasmic division. Karyokinesis is completed through 4 steps. देखिए, माइटोसिस में मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसमें न्यूक्लियस में जो भी होता है क्रोमोसोम्स वगैरह उसका भी डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है अभी देखते हैं। ए, प्रोफेज। इन प्रोफेज, प्रो मतलब हमेशा शुरुआत का, प्रो मतलब शुरुआत का। प्रोटोजोआ जैसे एनिमल किंगडम में जो है, मतलब प्रोटोजोआ मतलब जोआ मतलब एनिमल, प्रो मतलब शुरुआत के, तो प्रोफेज मतलब शुरुआत की फेज। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स। देखिए, नॉर्मली जो सेल्स होती है उसमें क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड जैसे होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाई भी नहीं देते। लेकिन बाद में प्रोफेज जब उसकी डिवीजन करनी होती है माइटोसिस के द्वारा, तब शुरुआत में वो कंडेंसेशन होता है, मतलब वो थिक होने लगते हैं, वाइंडिंग होता है। जैसे मांझा होता है ना पतंग का, तो पतंग का मांझा अनवाइंड हो तो वो बहुत थिन दिखता है, और जब वो चक्री के साथ वाइंड किया हुआ होता है तो वो दिखता है स्पष्ट से। तो वैसे वो वाइंड होना शुरू हो जाता है और कंडेंसेशन कहते हैं उसे।
ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो उसके कारण क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स जो है वो थिक होने लगते हैं और शॉर्ट होने लगते हैं गुंडाळ्या गेल्यामुळे। तो वो शॉर्ट और थिक होते हैं और वो माइक्रोस्कोप के नीचे स्पष्ट तरीके से दिखने लगते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। देखिए ये क्रोमोसोम्स है, दिखाई देने लगे हैं प्रोफेज में, देखिए ये। तो सेंट्रियोल्स भी दिखने लगते हैं, वो डुप्लीकेट होते हैं एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, अपोजिट पोल्स को मूव होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है और न्यूक्लियोलस जो है होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। नेक्स्ट है मेटाफेज, बी मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, देखिए मेटाफेज में। Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids। देखो क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन दैट इज सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। देखिए इक्वेटोरियल प्लेन के साथ वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर के साथ, ठीक है। Special type of flexible protein fibers, spindle fibers are formed between centromere of each chromosome and both centrioles। हर सेंट्रियोल्स के सेंट्रोमियर के साथ, हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ और क्रोमोसोम सेंट्रियोल्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। देखिए यहां पर ये दिख रहे हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, आप अपने बुक में देख सकते हैं, यहां पर अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए। ये पूरी प्रोसीजर आपको अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए इसकी मैंने वीडियो क्लिप जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, उसको लिंक शेयर की है मैंने, वो आप देख सकते हैं। ये पूरी प्रोसीजर उसमें ठीक तरीके से वीडियो क्लिप दिखाई गई है, उससे आपको कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सी, एनाफेज। इन एनाफेज सेंट्रोमियर्स split and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers। तो ये क्रोमेटिड्स जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स वो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में, और वो एक दूसरे से दूर की तरफ खींचे चले जाते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स की मदद से, ठीक है। या वो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से खींचने लगते हैं वो क्रोमेटिड्स को एक अपोजिट दिशा में, ठीक है। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। देखिए ये इनके बच्चे हैं तो डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास। देखिए बनानास की तरह दिखने लगते हैं, वो माइक्रोस्कोप के नीचे ज्यादा क्लियर दिखते हैं, यहां पर अगर आपको वैसे नहीं लग रहा हो तो। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट द टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो दो अपोजिट सेल्स पर पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, किस क्रोमोसोम्स के सेट्स। डी है टीलोफेज। द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थिन थ्रेड लाइक एंड इनविजिबल। जो क्रोमोसोम्स वाइंड अप हुए थे, थिक हुए थे कंडेंस होकर, वो अभी फिर से अनवाइंड होने लगते हैं, फिर से वो थिन हो जाते हैं और धीरे धीरे इनविजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच्ड एट पोल्स। धीरे धीरे पोल्स पर जो पहुंच चुके हैं वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे बनने लगता है। देखिए यहाँ पर टीलोफेज दिखाई गई है, ये 2n ये 2n, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा है, ठीक है। ये क्रोमोसोम से सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, ये 2n 2n, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच्ड एट पोल्स, दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन अ सेल। देखिए डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी अपीयर होने लगता है।
इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म, सेल का डिवीजन करने के लिए न्यूक्लियर डिवीजन होने से ही काफी नहीं है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना भी जरूरी है। तो इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो चुका है, अभी नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस बिगिंस। साइटोकाइनेसिस, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू cells are formed which are called daughter cells. In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which deepens gradually, and thereby 2 new cells are formed. Notch मतलब ऐसे खांच सी बन जाती है, देखिए ऐसे खांच बन जाती है और वो खांच बढ़ते जाती है, नीचे नीचे बढ़ते जाती है और उनके बीच में सेपरेशन बढ़ते जाता है। इस तरीके से नई सेल बन जाते हैं दो। However, in case of plant cells, instead of a notch, a cell plate is formed exactly along the midline of the cell, and thus cytokinesis is completed. मतलब प्लांट्स में सेल वॉल होती है, तो स्टार्टिंग में ऐसे नॉच के जगह पर प्लांट्स में सेल प्लेट बनने लगती है, डिवीजन होने लगता है सेल प्लेट के जरिए। ठीक है, mitosis is essential for growth of the body. Besides, it is necessary for the restoration of emaciated body, wound healing, formation of blood cells, etc. देखिए माइटोसिस बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, उसी के साथ जो मतलब वीक हो चुकी है बॉडी उसे दोबारा हेल्दी बनाने के लिए जरूरी होती है, वुंड हीलिंग जख्म को भरने के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए, तो इस माइटोसिस की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस, मेनली 2 स्टेजेस है उसमें। दोज 2 स्टेजेस आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये मियोसिस 1 है और यहाँ पर नीचे मियोसिस 2 है। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, and thereafter those homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed। देखिए मियोसिस 1 में भी इतने स्टेजेस है। प्रोफेज 1 जो 5 स्टेजेस की होती है, 1 2 3 4 5, प्रोफेज 1 जो होती है वो 5 स्टेजेस की होती है। वो कौन से होते हैं वो आगे देखेंगे। उसके बाद है मेटाफेज 1, फिर है एनाफेज 1, फिर है टीलोफेज 1। ठीक है, तो ये अभी पढ़ते हैं। प्रोफेज 1 जो है वो 5 स्टेजेस की होती है। उसकी पहली स्टेज है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन मतलब वही जो अभी हमने माइटोसिस के समय देखा, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो थिन होते हैं पहले, नॉर्मली वो कंडेंसेशन होने लगता है और वो थिक होने लगते हैं स्पिंडल्स की तरह, तो उसे कहते हैं लेप्टोटिन स्टेज। उसके बाद दूसरी स्पेलिंग अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेप्टोटिन, LEPTON, LEPTOTENE, लेप्टोटिन। नेक्स्ट प्रोफेज 1 की सेकेंड स्टेज है जाइगोटिन। जाइगोटिन लिख सकते हैं आप, जाइगोटिन, ZYGOTENE, ZYGOTENE। जाइगोटिन में क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम्स स्पिंडल बने हुए हैं कंडेंस होकर, वो पेयर्स में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, पेयर्स में अरेंज हो रही है, 2 पेयर्स दिख रही है। ठीक है, और उसे कहते हैं, पेयरिंग को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पेयर्स बनने लगते हैं। बाद में नेक्स्ट स्टेज है पैकिटिन, PACHYTENE, पैकिटिन, PACHYTENE, पैकिटिन। मतलब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर अपने बुक में देखेंगे आप बारीकी से, यहां पर पेयरिंग है, सिर्फ पेयरिंग हो चुके हैं, तो यहां का एक आर्म जो है वो इसके ऊपर क्रॉस होता है, क्रॉस ओवर होता है, और यहाँ का आर्म जो है वो इसके ऊपर क्रॉस होने लगता है।
क्रोमोसोम्स का जो आर्म्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होने लगते हैं। इससे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनने लगते हैं, उससे वेरिएशन होता है। ठीक है, देखिए अगर सेम ही पेयर्स आगे चले जाते हैं डिवाइड होकर, ये देखिए मेयोसिस किससे कहां पर होता है, गैमेट्स जब बनाने होते हैं तब होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में। तो अगर पेरेंट की तरह ही अगर सेम ही जीनोम जिसे कहते हैं, मतलब सेम जेनेटिक फॉर्मूला अगर गैमेट्स में ही होता और वही गैमेट्स यूनाइट होकर अगर बच्चे पैदा होते तो वो पेरेंट्स में और बच्चों में फर्क ही नहीं होता। लेकिन इससे क्या होता है कि वेरिएशन होने लगता है, जीन्स का नए नए कॉम्बिनेशंस बनने लगते हैं। इसका ब्लू का टुकड़ा थोड़ा सा रेड पर चिपक जाता है, रेड का छोटा सा टुकड़ा ब्लू पर चिपक जाता है। इससे ये कंटिन्यूअस ब्लू है तो ये ब्लू रेड अल्टरनेट हो जाता है, और ये भी रेड ब्लू ऐसे अल्टरनेट हो जाता है। इससे नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनने लगते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ये किया जाता है, उसे कहते हैं पैकिटिन। ठीक है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अभी भी पेयर्ड है टुगेदर। नेक्स्ट है डिप्लोटिन, चौथी स्टेज है, प्रोफेज 1 की चौथी स्टेज है डिप्लोटिन, लिख लीजिए। पैकिटिन्स का स्पेलिंग शायद मैंने नहीं बताया, तो पैकिटिन्स का स्पेलिंग है PACHYTENE। डिप्लोटिन, डिप्लोटिन का स्पेलिंग है DIPLOTENE, DIPLOTENE। ठीक है, तो डिप्लोटिन के दौरान क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लगता है, लेकिन उसका क्रॉसिंग ओवर के रीजन में जो है, जहां पर क्रॉसिंग हुई है वहां पर वो एक साथ ही रहते हैं, बस ये सेंटर का पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पर पूरे चिपके हुए हैं, यहां पर अलग हो जाते हैं, बस क्रॉस ओवर जहां पर हुआ है वही रहता है डिप्लोटिन स्टेज में। फिर है फिफ्थ स्टेज है डायकाइनेसिस, DIAKINESIS, DIAKINESIS। तो ये जो है क्रॉसओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से इस स्टेज में, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, देखिए यहाँ पर इस सारों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। ठीक है, इसमें डायकाइनेसिस में। फिर नेक्स्ट है मेटाफेज 1, तो ये मेटाफेज 1 सेम ही है, माइटोसिस की तरह ही है। ठीक है, फिर ये एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे सेम ही है। ठीक है, देखिए ये ब्लू, ये पहले सिर्फ कुछ ब्लू ही थे और कुछ रेड ही थे क्रोमोसोम्स, बाद में इस स्टेज के बाद कुछ मतलब मिक्स हो गए, ये ब्लू रेड ऐसे मिक्स हो गए। देखिए ये क्रोमोसोम पेयर ब्लू रेड, आधी ब्लू है आधी रेड है, देखिए यहां पर, तो इससे नया कॉम्बिनेशन बन गया, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। स्पीसीज नहीं होती इससे, नहीं, बस वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड दस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। देखिए ये है मेयोसिस 2, मेयोसिस 2 भी के बिल्कुल इसके जैसा ही है, माइटोसिस की तरह ही है। देखिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। देखिए ये इससे पहले 2 सेल्स बनी हैप्लॉइड और उससे 4। ठीक है, meiosis 2 is just like mitosis. In this stage, the 2 haploid daughter cells formed in meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, सेम meiosis 2 जो है वो। Process of gamete production and spore formation occurs by meiosis. गैमेट फॉर्मेशन देखिए यहां पर डिप्लॉइड की हैप्लॉइड हो रही है सेल्स मियोसिस 1 में, तो इसके कारण हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनाने के लिए ही मियोसिस प्रोसीजर होती है, बाकी कहीं पर नहीं होती।
Process of gamete production and spore formation occurs by meiosis. In this type of cell division, 4 haploid daughter cells are formed from 1 diploid cell. देखिए ओरिजिनली यहां पर एक ही सेल थी, पेरेंट सेल, उसका डिवीजन हुआ मियोसिस 1 में, उसके 2 हुए हैप्लॉइड सेल्स, और उन 2 हैप्लॉइड सेल्स के 2 हुए, मतलब टोटल 4। ठीक है, 4 haploid daughter cells are formed from 1 diploid 2n cell. During this cell division, crossing over occurs between the homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each other too. तो देखिए इसमें जो होता है माइटोसिस में क्या होता है, जेनेटिकली सेम ही सेल्स बनते हैं सारे, वहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होता है। लेकिन मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं और नए आप सेल्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड। ड्यू टू दिस ऑल द 4 daughter cells आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है आपको, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।